हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लाए हैं और आज है हमारे इतिहास पर। एक क्लास 8 का इतिहास है। चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। सिंपल भाषा में हम समझाएं कि हमारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आया और हमसे व्यापार कैसे करना शुरू किया। तो सबसे पहले ये 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शुरू हुआ व्यापार, तो उसमें ब्रिटेन में जो रानी थी उस रानी का नाम था महारानी एलिजाबेथ। यह महारानी एलिजाबेथ थी जो 1600 ईस्वी में क्या करी, भारत से एक चार्टर अर्थात इजाजतनामा उसने बनवाया। एक अंग्रेज आया, उसमें हमारे पास में आया और बोला कि हम ना भारत से व्यापार करना चाहते हैं। बोला ठीक है जी, व्यापार करना चाहते हैं तो कैसे व्यापार होगा। तो ब्रिटेन की भाषा में उसको ट्रेड कहते हैं। उसमें ब्रिटेन की डिक्शनरी में ट्रेड था और आज भी ट्रेड ही कहते हैं, लेकिन ट्रेड का अर्थ हमारे डिक्शनरी में कुछ और होते हैं, अमेरिका की डिक्शनरी में कुछ और होते हैं और आपका ब्रिटेन की डिक्शनरी में कुछ और होता है। उसका ट्रेड का अर्थ वहां पे होता है कि लूटना, मारना, काटना, जबरदस्ती छीनना। लेकिन आज तो हमारे भारत देश में उसका अर्थ होता है व्यापार करना। जो वस्तु हमारे पास नहीं है वो हम आपसे लेंगे, जो आपके पास नहीं है हम देंगे, ऐसा। तो भारत के जो हमारे पास में राजा थे उनसे ऐसा उसको मूर्ख बना करके उसे लाइसेंस दिया गया। ये लाइसेंस सबसे पहले जहांगीर के समय में दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि जहांगीर को सारी भाषा आता था लेकिन उसको इंग्लिश नहीं आता था। तो उसका जो ट्रांसलेटर था जो उसको समझाता था, जिसे एडवाइजर होते हैं कि कौन से देश में व्यापार करना नहीं करना, उसी प्रकार से उसका जो एडवाइजर था वो अंग्रेज के हाथों से बिक गया। उसको बोला तुम्हारा सैलरी कितना है, तो उसने बताया होगा जो भी 1 लाख 2 लाख। बोला कि हम तुम्हें उससे कई करोड़ गुना ज्यादा पैसा देंगे। तो बोला करना क्या है, तो उसने बोला कि तुम्हें केवल झूठ बोलना है राजा से। क्या कि ट्रेड करना चाहता है ब्रिटेन आपसे। तो ट्रेड का अर्थ होता है उसके भाषा में लूटना, काटना, मारना, जबरदस्ती छीनना। तो बोला नहीं हम तो बोल नहीं सकते राजा से झूठ। तो उसने बोला तो जा फिर इसी सैलरी में काम करो। और फिर वो क्या हुआ, वो लालच आ गया उसके मन में और राजा को समझा दिया उल्टा पलटा। बोला सर जी ये आपसे व्यापार करना चाहता है, जो आपके पास नहीं है वो देगा और जो उसके पास नहीं आपसे देगा। तो ठीक है, उसको लाइसेंस मिल गया। तो जब जब कंपनी आया भारत में तो लाइसेंस दिख रहा था कि तुम्हारे राजा ने हमें क्या दिया है, सर्टिफिकेट दिया है व्यापार करने के लिए। तो जब ये 1600 ईस्वी में ये एलिजाबेथ आई तो उसने क्या करा, भारत से चार्टर अर्थात इसको इजाजतनामा भी कह सकते हो, ये इजाजतनामा लिया जो व्यापार करने का ये क्या था, लाइसेंस था। और उस व्यापार में ऐसा लिखा गया उस चार्टर अधिनियम में कि केवल और केवल भारत से हम ही व्यापार करेंगे। आपके भारत देश में जितना भी कुछ प्रोडक्शन होगा वो केवल हम ही लेंगे और दूसरे को बेचने की जरूरत नहीं, केवल हम लेंगे। उससे इसको ये फायदा था कि उसको प्रतियोगिता नहीं करना पड़ता था, दूसरे कंपनी ये नहीं आ सकता था। और भारत की जो चीजें थी वो बहुत ही बेहतर क्वालिटी का, कपास हो चाहे तो नील हो चाहे कुछ भी हो, हमारे भारत में इतना कीमती था। ऐसा एक इतिहास में लिखा हुआ है कि भारत की एक माचिस का डिब्बी में अगर कपास भर दो पूरा माचिस का डिब्बी में जो हम लोग जलाते हैं जिससे, तो उससे 12 साड़ियाँ तैयार हो जाती थी। इतना सुपर क्वालिटी का हमारे देश के अंदर कपास उत्पादन होता था देश के अंदर में। इसलिए तो कहा गया है, गाना भी गाया बना था, आप लोग सुने होंगे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। तो मेरे देश में भारत में ऐसे कपास मिलते थे और वो कपास को जब यहाँ से ले जाता था तो उससे क्या बनाता था, कपड़ा बुनता था। और कपड़ा बुनता था, एक एग्जाम्पल समझिए, हमारे देश से वो मान लीजिए 50 रुपये केजी खरीदा, वो ले गया ब्रिटेन की फैक्ट्री में बनाता था और यूरोप महादेश में जाकर के उस कपड़े को महंगे में बेचता था। अब रॉड फिगर में समझिए कि जो चीजें हमसे 50 रुपये केजी खरीदा वो जाकर के 5000 रुपये केजी बेच रहा था। तो आप सोच सकते हो उसको कितना बेनिफिट होता होगा। इसलिए उसने हमसे इजाजतनामा लिया और बोला कि केवल हम ही तुमसे प्रतियोगिता, हम ही तुमसे व्यापार करेंगे, दूसरा कोई आपसे व्यापार नहीं कर सकता। और उसको लाइसेंस मिल गया। और
ये होता रहा, व्यापार होता रहा, कई साल तक चलता रहा। बाद में प्रतियोगिता आए, डच आए और हिंदी नानी आए, फ्रांसीसी लोग आए बाद में। जब उनको पता चला कि ये इतना महंगा चीज, मतलब इतना सुंदर क्वालिटी का चीज कैसे कहाँ से आता है, तो लोग पीछे पीछे करता करता ये आया और देखा कि ये लोग भारत से जाता है कपास को, कच्चे वस्तुओं को। और भी ऐसा नहीं कि केवल कपासी का ही व्यापार करता था, या फिर मसाले का। भारत में मसाले नंबर 1 पर आता है। दक्षिण भारत तरफ चलेंगे तो पूरा मसाला मसाला है, जैसे लौंग, जैसे इलायची, जैसे दालचीनी, और जितने भी प्रकार के आपके उसमें मसाला था सब भारत में होता था। और ये यूरोप महादेश में बहुत महंगे कीमत पर बिकते थे। तो जब वो शुरू में आया था ना, तो ऐसे नहीं ले जाता था। वो 1 केजी हमारे देश के अंदर से 1 केजी अगर इधर हमने दालचीनी, काली मिर्च, इलायची वजन करते थे, लौंग, और उधर से 1 केजी सोना देता था ना। इतना सुपर क्वालिटी का हमारा क्या था, मसाले थे। 1 केजी यहाँ का भारत का कपास और उधर 1 केजी सोना। ऐसे वो सोना इतने तक पहले भारत में आया, तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे क्या हो गया, हमारे देश के अंदर व्यापार वो लोग करने लगा, क्योंकि उसको बहुत फायदा होता था। शुरू में वो आया तो हमें दिया सोना, और बाद में हमें को वापस क्या करेगा, लूटेगा, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करना चाहता था। उसके बाद जो इसका जो सबसे भारत को खोजा कौन, भारत को खोजने वाला पुर्तगाली था। एक पुर्तगाल देश का नाम था, उसका नाम था वास्को दी गामा। वास्को दा गामा भी पढ़ सकते हो आप। वास्को दो गामा जो था वो पुर्तगाल देश का था, और वो वहां से जब चला, क्योंकि ज्यादातर दुनिया को जो खोजने वाले हैं हमारा पुर्तगाली लोग हैं, स्पेनिश लोग हैं, तो ये लोगों ने क्या किया, बाद में स्कॉटलैंड, पोलैंड, हॉलैंड, ये सब देशों ने खोजा। तो भारत को जो खोजा वो था वास्को दा गामा, ये पुर्तगाल देश का था। और ये क्या किया, ये जब चला अपने देश पुर्तगाल से, तो वहां के राजा ने बोला कि आप पूर्वी साइड में कोई देश, हमें अंदाजा लगता है कि पूर्वी देश में कोई देश है जो बहुत समृद्ध है। उसको जहाज दिया गया, और 3 जहाजों में उसको इतना सामान दिया गया जो 3 साल तक उसके खाना पीना, हथियार, सुरक्षा के सामान 3 साल तक चल सकता था। इतना उसके जहाजों पर पूरा मतलब लैस कर दिया गया, साजो सामान जितना कुछ होता है पूरा घर बसा दिया गया, और दौरा तुरा दे करके भेजा गया ढूंढने के लिए। और जब वास्को दी गामा जब चला वहां से पुर्तगाल देश से, तो 3 साल का उसके सामग्री था उसके जहाजों में, लेकिन भारत में कितना दिन में पहुंच गया वो जानते हो, 3 महीने में ही पहुंच गया। 3 महीने में पहुंच गया। जब चला था तो 170 व्यक्ति थे उस नाव में, तीनों नाव में। और भारत आते आते उसको अब बहुत डिफिकल्ट होते थे समुद्रों में चलना, तूफान आ गया, कुछ आ गया, बाढ़ आ गया, लहर आ गया, तो डूब जाते थे। तो उसमें से यहाँ पे पहुंचते पहुंचते कितने सारे तो मर ही गए, 2 नाव पलट गए, एक ही नाव बचा था जिसमें किस्मत था कि वास्को दी गामा बच गया। आदमी भी बहुत कम बचे थे, 2-3 ही आदमी बचे, बाकी सब क्या हो गए। लेकिन वो बहुत साहसी था, वो उसने मन के अंदर ठान लिया था कि हमें ढूंढना है तो ढूंढना है। तो 1498 में ये यूरोप महादेश से चक्कर लगाते लगाते वो ये आपका केप ऑफ गुड हॉप वो चक्कर काटते वो अफ्रीका पर पहुंचा, और यहाँ पे लाकर के उसने फिर भारत को क्या किया, खोज किया। ठीक है, कि कोई भारत देश है और इतना समृद्धशाली देश है। अब इसका जो मेन है इस चैप्टर का कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू कैसे करती है, ये नेक्स्ट पॉइंट है इसका। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में कैसे आए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ से फायदा होने लगा और उसको डर लगने लगा कि ये आगे चल करके ये हमें प्रतियोगिता करेगा, डच लोग, फ्रांसीसी लोग, तो इसने क्या करा, औरंगजेब को दबाव डालने लगा कि हमें क्या करो, आप फरमान जारी करो। अब फरमान जारी करो, फरमान का मतलब होता है इजाजतनामा। आप इजाजतनामा दो, और उसके ऊपर दबाव से क्या किया गया, उसके इजाजतनामा ले लिया गया, और उसने दे भी दिया कि चलो आप हमसे व्यापार करो, और जो वस्तु यहाँ से है आप ले जाओ, जो चीज आपके पास में वो हमें दे दो। उसने इजाजतनामा क्या किया, दे दिया। लेकिन जब औरंगजेब का मृत्यु हो गया, तब हमारे पास में यहाँ के जो राजा हुए
उसमें राजधानी कहाँ हुआ करता था भारत का? बंगाल। शासन कहाँ से होता था? बंगाल से। तो उसमें से एक राजा थे, जब देखा, जब हमारे यहाँ फ्रांसीसी आए चुपके चुपके, तो बोला ये वस्तु कितना बेचते हो कपास? तो बोला 50 रुपए के जी। पागल, ये यूरोप में 5,000 रुपये के जी बिकता है, तो ऐसा करो ना, मुझे 500 रुपये के जी दे दो, आपको भी फायदा होगा, हमें भी हो जाएगा। तो इसने क्या करा, भारत ने पता लग गया भाई इस चीज को। तो हमारे जो औरंगजेब के बाद में गद्दी पर बैठे, उनका नाम था मुर्शिद कुली खान। तो मुर्शिद कुली खान विरोध करने लगे, किसका? अंग्रेजों का। मुर्शिद अली खान ने विरोध किया, तो आपको पता है जहां पे फायदा होगा तो अंग्रेजों को तो कोई ना कोई चाल चलेगा। मुर्शिद अली खान को क्या कर दिया? मार दिया, इसको खत्म कर दिया। ये लोग क्योंकि अंग्रेज को क्या करता था? विरोध करता था कि हम तुम्हें व्यापार करने नहीं देंगे, हम उसको देंगे जो हमें ज्यादा कीमत देगा। क्योंकि फ्रांसीसी उस समय उसके पीछा करते करते क्या हुए थे, देखते देखते वो आ गए थे। इसके कारण से वो लोग क्या करता था, आपस में समुद्र में लड़ाई कर लेता था। कौन? ब्रिटेन लोग और फ्रांसीसी लोग। फ्रांसीसी कहता हम जा रहे हैं भारत व्यापार करने, और पुर्तगाल तो आया था वास्को डी गामा, उसने तो रास्ता बता ही दिया था। और ब्रिटेन वाले कहते थे हम करेंगे। इसके आपस में दूसरे क्या करते थे, नाव ही पलट देता था, वो उसका दुश्मनी से। वो कहता था हम व्यापार करेंगे, और फ्रांसीसी कहता था हम, और ब्रिटेन वाले कहता था हम करेंगे। तो मुर्शिद अली खान को मार दिया अंग्रेजों ने। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? अली वर्दी खान। तो अली वर्दी खान ने बहुत विरोध किया, किसका? अंग्रेजों का, कि हम तुम्हें सस्ते में चीजें नहीं देंगे, हम तुम्हें व्यापार नहीं करने देंगे, भारत की चीजें भारत में रहेगा। तो ऐसे विरोध करते करते ये लोग को इसको भी मार दिया अली वर्दी खान को। अब नेक्स्ट जो राजा बना, सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब बना। और ये सिराजुद्दौला जो था, ये बहुत ही कुशल शासक था भारत का। उसने पूरा बंगाल को कंट्रोल कर रखा था इसने, और वहीं से पूरा भारत को नियंत्रण होता था। तो सिराजुद्दौला का तो नवाब था, मतलब राजा था। और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफर। सेनापति, जैसे आप लोग पिक्चर देखोगे, बाहुबली बना था एक पिक्चर, उसमें कटप्पा होता है। तो कटप्पा क्या करता है, पूरा साम्राज्य को अकेला संभाल लेता है। वो जब तक रहा तब तक उसको कोई हमला नहीं कर सकता। तो उसी से जबरदस्त, उसी का जैसा हमारा मीर जाफर था। किसका सेनापति था वो? सिराजुद्दौला का। तो सिराजुद्दौला उस पर बहुत भरोसा करता था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि ये भारत के लोग ना, ये बिकाऊ है, इसके लोग बिक जाते हैं, लालच में आ जाते हैं। तो ये किसको दिया गया? सौंपा किसको? जब यहाँ पे विरोध होने लगे, जब जगह जगह पर देखा कि मुर्शिद कुली खान, आपका अली वर्दी खान, ये लोग विरोध कर रहा है, तब उस मोर्चे को संभालने के लिए किसको भेजा गया? लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव को भेजा गया। लॉर्ड क्लाइव क्या था? एक अंग्रेज का आदमी था, ब्रिटेन से आया था। और जब वो भारत आया था ना, तो उसका उम्र मात्र कितना साल का था जानते हो? 18 वर्ष का था। वो 18 वर्ष में ही आया था भारत, 1743 में। 1743 में भारत आया। कौन? लॉर्ड क्लाइव। और उसको कहाँ कहाँ पहले था? वो तमिलनाडु तरफ था, दक्षिण भारत में। लेकिन जब वहां पे बंगाल में विरोध होने लगे अंग्रेजों का, व्यापार में घाटा होने लगे, तो उस मोर्चे को संभालने के किसको भेजा गया? लॉर्ड क्लाइव को। क्योंकि लॉर्ड क्लाइव बहुत ही दिमागदार था। और जब 18 साल की उम्र में आया लॉर्ड क्लाइव, तो उसने मीर जाफर को खरीदने की कोशिश किया। गया मीर जाफर के पास में, और गर्मी के दिन थे, उसमें से जो बंगाल का उसमें राजधानी हुआ करता था मुर्शिदाबाद। तो राजा क्या कर रहा था कि अपनी रानियों के साथ में लेकर के वो छुट्टी पर गया था और आराम फरमा रहा था। वो कौन? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला का, क्योंकि उसको अपने मीर जाफर पर क्या था, बिल्कुल विश्वास था कि वो कभी भी देश को गुलाम नहीं होने देगा, वो पूरा मोर्चा संभालेगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि इसका क्या हुआ, बिक गया। मीर जाफर के पास में गया लॉर्ड क्लाइव, बोला मीर जाफर क्या हो? बोला सेनापति। सैलरी कितना है? बोला 1 लाख। अंदाजा मैंने बताया ऐसे कि 1 लाख, सबको एग्जाम्पल दिया, 1 लाख हमारी सैलरी। बोला 1 लाख है, ठीक है, इतना भी काम करोगे, कुछ और भी सोचो आगे? बोला नहीं, हम बड़ा वफादार है, राजा के साथ में धोखा नहीं कर सकते। बोला हम तुम्हें राजा बना देंगे। बोला नहीं नहीं, हमें राजा जो नहीं बनना, हम राजा के साथ में छल नहीं कर सकते, कपट नहीं कर सकते। उसने बोला नहीं, हम तुम्हें राजा बना देंगे। पक्का? पक्का।
तो बोला कि हमें एक युद्ध करना पड़ेगा तुम्हारे साथ, हम राजा को ऐसे तो नहीं बोल सकते कि भाई हमने हार गए उसे। तो एक 1700 आपका युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ? 1756 में। तो वही लॉर्ड क्लैब और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई हुआ, उसी को प्लासी का युद्ध भी कहा जाता है। 1756 में हुआ था। अब उसमें जो सैनिक थे लॉर्ड क्लैब के पास में, वो मात्र 12,000 सैनिक था, और भारत में लाखों सैनिक थे उसमें सिराजुद्दौला के पास में। तो बोला ऐसा करो कि हम तुम पर हमला करेंगे और तुम हमें आत्मसमर्पण कर देना, बोल देना राजा से हम हार गए। बोला ठीक है जी। लालच आ गया उसको, राजा बनने का पद का मतलब लालच आ गया उसको, राज्य आ गया। तो प्लासी एक जो जगह है बंगाल में, क्या जगह, बहुत छोटी सी जगह है प्लासी। वहां पे इतिहासकारों ने जब जाकर के सर्च किया, अध्ययन किया, तो देखा कि भारत का 1 लाख से ज्यादा सैनिक और लॉर्ड क्लैब का 12,000 सैनिक। अगर राउंड फिगर में समझे तो 1.25 लाख सैनिक एक छोटी सी जगह है, छोटा सा, उसमें लाख नहीं आ सकते, हजार, कुछ ही हजार में आ सकते हैं सैनिक। तो उतना कैसे हो सकता है? ऐसे युद्ध कैसे हुआ? तो सिराजुद्दौला का जो सैनिक था मीर जाफर ना, वो युद्ध नहीं किया, वो क्या किया, वो समर्पण कर दिया जाकर के। ये लॉर्ड क्लैब अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि अगर भारत का सैनिक, उसमें 12,000 सैनिक लॉर्ड क्लैब का और भारत का लाखों सैनिक, अगर 1 लाख को 12 से भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा, 12 96 ज्यादा, 8 9 10, मतलब कि अगर भारत का 12 सैनिक 10 सैनिक मान लो और उसका 1 सैनिक, लॉर्ड क्लैब कहता है कि भारतीय सैनिक अगर एक एक चाटे भी मार दिया होता हमारा सैनिक को, 12 सैनिक 12 आदमी एक आदमी को मारेगा तो यूं मिट्टी में मिला देगा। तो बोला अगर एक एक थप्पड़ भी घूसे भी मार दिया होता तो हमारा सैनिक वहीं ढेर हो जाता। लेकिन उसका जो मीर जाफर था वो तो बिक गया था, उसने क्या कर दिया, हथियार डाल दिया, बोला क्या, हार गए। लॉर्ड क्लैब आगे आगे और उसके भारत के सैनिक 1 लाख पीछे पीछे, और उसके पीछे लॉर्ड क्लैब का सैनिक 12,000। लॉर्ड क्लैब आगे आगे घोड़ा से जा रहा था, और लॉर्ड क्लैब लिखा है अपने ऑटोबायोग्राफी में कि हम जा रहे थे तो हमें डर भी लग रहा था। भारत की महिलाएं और भारत के पुरुष क्या कर रहे थे, बूढ़े बच्चे सब देख रहे थे कि गोरे गुजर रहे, और वो लोग तालियां बजा रहे थे और हंस रहे थे। लॉर्ड क्लैब कहता है कि एक एक पत्थर उठा करके भी अगर चला दिया होता भारत के महिला पुरुष लोग भी, तो हम लोग वहीं ढेर हो जाते, और भारत 350 साल के लिए गुलामी की ओर नहीं जाता। लेकिन उसको हिम्मत मिलता गया, मिलता गया, पहुंच गया यहाँ पे मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद क्या था, बंगाल का उसमें राजधानी हुआ करता था, जहां पे लॉर्ड क्लैब का सैनिक गया और सिराजुद्दौला को खुद नहीं मारा, उसको किसके हाथों मरवा दिया, अपना ही सैनिक मीर जाफर के हाथों में। उसने बोला हम हार गए, और मीर जाफर ने क्या किया, सिराजुद्दौला को मार दिया। और उसके बाद सिराजुद्दौला के बाद में गद्दी पर किसको बैठा दिया, मीर जाफर को। बंगाल का नवाब कौन बना, मीर जाफर बना। मीर जाफर बोला कि हम तुमसे व्यापार करेंगे। अंग्रेज ने ऐसा चाल इसलिए चला क्योंकि उसको ऐसा शासक चाहिए था, बिल्कुल कमजोर, निकम्मा, जिससे वो क्या कर सके, अपना आदेश चला सके, अपनी कठपुतली बना सके। तो सिराजुद्दौला के मरने के बाद में बंगाल का नवाब कौन, मीर जाफर। लेकिन मीर जाफर भी जब गद्दी पर बैठा तो उसको एहसास हुआ कि ये अंग्रेज लोग गलत कर रहा है हमारे साथ में, और ये हमारे राजा को मरवा दिया। अब तो ये भी विरोध किया। अब देखा कि उसने जब लूटना शुरू किया तो इसको अखर आने लगा कि और हमारे भारत की संपत्ति इतना जारी। तो इसने क्या किया, जब ये सिराजुद्दौला के बाद में गद्दी पर जब बैठा मीर जाफर, तो उसका पद तो खाली हो गया, सेनापति का पद खाली हो गया। तो किसको बनाया उसने, मीर जाफर राजा बना, नवाब, और मीर कासिम को अपनी जगह पर किसको नियुक्त किया, मीर कासिम को। मीर कासिम को अब क्या बना दिया, सेनापति। समझ गए, किसको बनाया, मीर कासिम को। और मीर कासिम देखा कि जब मीर जाफर से उसको व्यापार करने में अभी भी तकलीफ होने लगा, सिराजुद्दौला मर जाने के बाद भी, क्योंकि सेनापति था, ये भी कटप्पा वाला काम करता था, तब उसने कहा कि नहीं, इसको भी मरवाना पड़ेगा। तो अब किसको खरीदा जा करके, मीर कासिम को। बोला भैया मीर कासिम, बोला हाँ, तो तुम क्या हो, बोला सेनापति। तो सेनापति रहोगे कि कुछ बनोगे भी, बोला नहीं नहीं, हम वफादार आदमी हैं, हम उसके साथ में नहीं गलत कर सकते। बोला ठीक तुम्हारी मर्जी, देख लो, सोच लो जी, हम तुम्हें क्या बना देंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे।
बोला अकील नहीं आए तो अपने सिराजुद्दौला को याद कर लो। सिराजुद्दौला को हटवा करके मैंने मीर जाफर को बना दिया था ना राजा। तो इसको लालच आ गया, अरे यार बात तो सही कहता है, जब सिराजुद्दौला को मार करके मीर जाफर को गद्दी पर ही बैठा सकता है तो हमें भी बैठा सकता है। और पद के तो सब भूखे होते हैं, राजा बनने की तो सबकी सपना होती है। उसने जो राजा की शान शौकत जो देखा था उस दरबार में, तो उसको लालच आ गया मन के अंदर। और मीर कासिम को क्या किया, उसने बोला कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। वो क्या, तुम्हें मीर जाफर को हत्या करना पड़ेगा। पहले सिराजुद्दौला को मरवाया किसके हाथों, मीर जाफर के हाथ से। और मीर जाफर को किससे मरवा दिया, मीर कासिम को। मीर कासिम ने क्या कर दिया, अपना ही राजा को जैसा बीज बोओगे वैसा ना काटोगे। इसने क्या किया था, मीर जाफर ने अपने राजा सिराजुद्दौला को काट दिया और मीर कासिम ने किसको मौत की घाट उतार दिया, मीर जाफर को उतार दिया। और गद्दी पर कौन बैठा, मीर कासिम बैठ गया, बंगाल का नवाब बन गया। और जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना और लॉर्ड क्लैफोर्ड समझ गया कि ये लोग क्या है, बिकाऊ आदमी है, ये कमजोर शासक था, उतना बाहुबली था नहीं। उसने खुद से तलवार उठाया और मीर कासिम का भी उसने क्या कर दिया, हत्या कर दिया। कौन, लॉर्ड क्लैफ। और जनता के सामने क्या शो कर दिया कि तुम्हारा राजा लोग जो है ना आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा है, मार रहा है, काट रहा है, पीट रहा है, लोग सत्ता नहीं चला पा रहा है। लॉर्ड क्लैफ खुद बंगाल की गद्दी पर बैठ गया, खुद गद्दी पर बैठ गया और शासक चलाने लगा। और भारत में उसने इतना सोना लूटा, इतना सोना लूटा, इतिहास में लिखा हुआ है कि उसके पास में ये 401 से 402 पौंड की दौलत हो गई। हम रॉड फिगर में आपको समझाए कि जब भारत के बंगाल में जब सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उसने 900 जहाज में 900 कितना 900 ये 900 जहाजों में क्या किया उसने, सोना लोड किया। भारत में मीर जाफर, मीर कासिम और सिराजुद्दौला के मारने के बाद 900 जहाज में, जानते हो एक जहाज में कितना था, एक में 10,000 10,000 मीट्रिक टन 10,000 मीट्रिक टन सोना था एक जहाज में। और एक मीट्रिक टन कितना होता है आप समझो राउंड फिगर में, एक मीट्रिक टन बराबर होता है, एक में 1,000 किलो होता है, 1,000 केजी। 1,000 केजी बराबर कितना होता है, एक मीट्रिक टन। तो 10,000 मीट्रिक टन एक जहाज में सोना था। और उसने ऐसे से 900 जहाजों में सोना लोड किया। और जब ये अकूत संपत्ति पूरा दौलत जमा कर दिया, तो ये हंसता खेलता कहां पहुंच गया, ब्रिटेन वापस चला गया, अपने देश वापस चला गया। वहां के लोगों ने पूछा उसको, लॉर्ड क्लैफ को, लॉर्ड क्लैफ पूरा भारत में लूट लिया। मानो सपोज मैं यहाँ से अगर दिल्ली से अपने गांव जाऊं और गांव में पूरा ट्रक भर में 2,000 रुपए का नोट ले जाऊं, तो वहां के लोग आंख की खुली नहीं रह जाएगी, वो कहेंगे वो लोग क्या पूरा दिल्ली लूट लिया क्या। तो लॉर्ड क्लैफ ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बोला नहीं, मैंने पूरा भारत को नहीं लूटा, केवल एक भारत का छोटी सी जगह है बंगाल, सो भी मैं ढंग से नहीं लूट पाया, जैसे तैसे लूटा। जैसे तैसे कर बोला, भैया हम गए, युद्ध भी करना पड़ा, शिवाजी को जैसे बाहुबली को मारा, और उसका मीर जाफर को बाहुबली कटप्पा के जैसा हमने उसको मारा, फिर मीर कासिम को मारा, और इतना युद्ध और डर से जैसे तैसे में लूटा हूं, सो इतना लूटा। फिर वहां पे जांच बैठी, कहा, ब्रिटेन में, इतना तो हमारे पास दौलत कैसे आ गया। और इतना दौलत जब उसका चेक हुआ तो उसने हिसाब नहीं, इतनी उसके पास दौलत ही हो गया था कि वो ब्रिटेन की संसद में अपना हिसाब नहीं दे पाया कि उतना पैसा उसके पास आया कैसे। और अंतिम में उसने क्या कर दिया, वो 1774 में 1774 में आत्महत्या कर लिया। मारा कोई नहीं, वो मर गया खुद से। किस लिए, वो उसने इतने सोने लूटे, इतने लूटे भारत को कि वो हिसाब नहीं दे पाया। और वहां पे जब उसके ऊपर जांच बैठा ब्रिटेन में, तो हिसाब नहीं देने को वो आत्मग्लानि से क्या हो गया, वो मर गया। समझ गए। और फिर हम इसको अगला वीडियो में एक पार्ट बच रहा है, आधा पार्ट का हमने बना दिया और आधा पार्ट और हमें बनाना है, इसको नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक आप हमारा
चैनल को सब्सक्राइब करें और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कितने मिनट का हो गया?